नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। नेट हाउस में खेती करें, उपज बढ़ाएं। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती साल भर करने लगे हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं जिला बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। बात करते हैं स्वीट कॉर्न उत्पादन तकनीक पर। स्वीट कॉर्न मतलब मीठा मक्का। तो जनरली हम देखते हैं कि जब हम मक्का को लगा देते हैं तो मक्का में जो बालियां आती हैं, बालियां आने के बाद उसमें जो दाने का भराव होता है, ये जो स्वीट कॉर्न का कॉब है, भुट्टा है, डब स्टेज और दुग्धावस्था के बीच में रहता है, तभी उसको हम तोड़ के अलग कर लेते हैं और उस समय हम इसको विभिन्न तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसको बॉयल करके दानों को अलग कर सकते हैं, उसके मिल्क को डायरेक्ट निकाल करके उसका हम विभिन्न तरह से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्वीट कॉर्न की सफल खेती कैसे की जाए, कि हम इसको कब लगाएं। इसके स्वीट कॉर्न को हम वर्ष भर में कभी भी लगा सकते हैं और विशेषकर जब हमारा रबी की फसलों की कटाई हो जाती है तो अमूमन देखा जाता है कि पूरा का पूरा खेत खाली रहता है। इसमें भी हम स्वीट कॉर्न को ले सकते हैं और खेत का तथा अपने संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का हरा चारा प्राप्त करते हुए एक मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मिट्टी के चुनाव का। जो मृदा का उपयुक्त चुनाव है, हम मक्के के लिए जो मृदा चाहिए वो हल्की दोमट से दोमट मृदा जो जल निकास युक्त होती है वो बहुत उपयुक्त होती है। उसका चुनाव करके खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। फिर बात आता है स्वीट कॉर्न में उर्वरक प्रबंधन की। मक्के की फसल चाहे स्वीट कॉर्न की फसल हो, ये पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है। तो इसके लिए आज के डेट में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 70 से 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 75 से 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत है। पोटास की मात्रा, हालांकि जो हमारा न्यूट्रिशन है इसकी मात्रा मिट्टी की जांच के आधार पर रखना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है तो ये उर्वरक दर आप अपने खेतों में दे सकते हैं। अगर जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी हो तो वहाँ पे जिंक सल्फेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति फसल देना अति लाभदायक होता है, जिससे जिंक की कमी फसलों में दूर हो जाती है और सॉइल में भी, मृदा में भी जिंक की कमी दूर की जा सकती है। फास्फोरस एवं पोटास का पूरा मात्रा तथा नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा हम बुआई के समय दे देते हैं और जो नाइट्रोजन का शेष 2/3 मात्रा बचता है उसकी 1/3 मात्रा जब पौधा 25 से 30 दिन का होता है, जब घुटने की ऊंचाई तक का होता है, उस समय हम दे देते हैं। और दूसरा मात्रा जो है जब धनबाल निकलने लगते हैं उस समय हम दूसरा नाइट्रोजन का मात्रा का छिड़काव उपनिवेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी प्रमुख प्रजातियां कौन कौन से हैं जिसका चुनाव करना अति महत्वपूर्ण होता है। प्रजातियां हैं उसमें जैसे पहली प्रजाति है प्रिया और दूसरी प्रजाति है माधुरी। प्रिया और माधुरी ये दोनों प्रजातियां ऐसी हैं जो स्वीट कॉर्न के लिए बहुत ही अच्छी जानी मानी प्रजातियां हैं। इनका चुनाव करके इनको लगाया जा सकता है। अमूमन करीब ये प्रजातियां 75 से 80 दिनों में तैयार होकर करीब स्वीट कॉर्न का जो उत्पादन है वो 40 कुंटल तक स्वीट कॉर्न का उत्पादन दे देती हैं। और इससे हम अगर बाज़ार में देखें तो हमको 1 हेक्टेयर में 40
कुंटल तक अगर मिल जा रहा है तो हमको अमूमन जो है 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। बुआई से पूर्व बीजों को 22 टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। बीज की बुआई के लिए जरूरी है कि 60 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखा जाए, अर्थात 1 हेक्टेयर स्वीट कॉर्न के लिए 83,333 पौधे पर्याप्त हो जाते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। फिर बात आता है इसकी तोड़ाई का। तो जब पौधा आपका दाने जो है भुट्टों में जो दाने हैं, दाने दुग्धावस्था को पार करने लगते हैं, थोड़ा सा दाने ठोस होने की स्थिति आती है, उसमें हम स्वीट कॉर्न की तोड़ाई कर लेते हैं और इसको प्रोसेसिंग करके इसके दाने को हम मार्केट में दे सकते हैं। क्योंकि ये बहुत पेरिसेबल आइटम है, तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इसको तोड़ाई करने के बाद तुरंत जो है मार्केट में भेजा जाए, जिससे 2 से 3 दिनों के भीतर जो है इसको उपयोग में लाया जा सके। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती से अच्छा लाभ लेना है तो किसानों को पारंपरिक खेती के साथ उन्नत खेती को अपनाना होगा, तभी किसान कृषि के जोखिम को कम करते हुए अधिक आमदनी कमा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेट हाउस में खेती करने की। इसमें किसान खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। नेट हाउस में विपरीत मौसम में विभिन्न फसलों की खेती कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें नेट में खेती, इसकी जानकारी दे रहे हैं रविंद्र कुमार। संरक्षित खेती में पॉली ग्रीन हाउस, नेट हाउस और लो टनल हाउस तकनीकें आती हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। इसमें आप मौसम के विपरीत फसलें उगा सकते हैं। इसमें कीट बीमारियों की समस्या कम आती है और उपज खुले खेत की तुलना में 6 से 7 गुना अधिक होती है। नेट हाउस की अगर बात करें तो इसमें वायरस रोग की मार से फसलों को बचाने और तापमान मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। इसमें नर्सरी के अलावा सब्जियों, फूलों और कुछ फल वाली फसलों को उगा सकते हैं। इस नेट हाउस के अंदर जैसे शिमला मिर्च होगी, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ब्रोकली होगी और स्ट्रॉबेरी भी इसके अंदर होती है। अगर आप नेट हाउस लगवाना चाहते हैं तो कई जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके निर्माण पर अधिक खर्च आता है। ऐसे किसी तरह की कमी या तकनीकी जानकारी का अभाव काफी रिस्की साबित हो सकता है।
सबसे पहले कि जैसा है हम खेत की जुताई करते हैं, उसको खेत की हम लेवलिंग करते हैं। खेत की लेवलिंग करने के बाद में हमें क्या करना होता है, उसकी खेत की लेवलिंग कर दी, उसका स्लोप बोलते हैं हम। एक साइड से हमें 3 इंच मिट्टी उठा के दूसरी साइड करनी होती है। दूसरी साइड का स्लोप हमारा 6 इंच का हो जाता है, जिससे कि पानी का ढलाव हो जाता है एक साइड में। उससे क्या होता है कि फसल के जो पानी है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, बरसात हो जाती है वो, उससे फसल का नुकसान ना हो। उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद में जो हमारी मार्किंग होती है कि भाई कॉलम से कॉलम की दूरी 6 से 4 मीटर की होती है। उसके बाद में हमें उसमें होल मारने होते हैं। उस होल की गहराई 90 सेंटीमीटर होती है और उसकी चौड़ाई ऊपर की जो गोलाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। होल मारने के बाद में हमने फाउंडेशन तैयार कर दी जाती है। फाउंडेशन तैयार करने के बाद में हम उसके पास में अपना ढांचा बिछा के, ढांचे बिछाने के बाद में उसको ढांचे को हम खड़ा कर देते हैं। ढांचा खड़ा करने के बाद में हम उसमें जो अपना इंसर्ट नेट होता है, टॉप लेवल पे हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, साइडों में हम इंसर्ट नेट लगाते हैं, और जो उसके कर्टन के लिए है, छांव के लिए, हम उसमें शेड नेट लगाते हैं जो 50% होता है और 110 GSM के आसपास का होता है। मैं किसान भाई से सदा कहूँगा कि आप हमेशा इंसर्ट नेट का यूज करें। जो अल्ट्रावाइज किरणें हैं वो हमें यूज करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद बेड तैयारी की जाती है। बेड का निर्माण फसल सिलेक्शन के आधार पर करते हैं। यहाँ आपको कुछ फसलें जैसे खीरा, शिमला मिर्च, मिर्च इत्यादि फसलों के लिए बेड निर्माण के बारे में बता रहे हैं। बेड में हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट का यूज करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं, जिससे कि हमें रासायनिक खादों का यूज नहीं करना पड़ता। उसके बाद में बेड बनाने की जो दूरी है वो हमारी 90 सेंटीमीटर, जो उसका पात है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि बेड छोटा बना लेते हैं, कि सोचते हैं कि हमने क्या करा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा पैदावार आएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, उससे बल्कि हमारी पैदावार घट जाती है। और जो हमारे बेड की डायरेक्शन है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ, हम जैसे हमारे 6 मीटर के कॉलम में हमारे बेड बनने होते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस पे के ऊपर हम ड्रिप बिछाते देते हैं। ड्रिप बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर मल्चिंग डाल देते हैं। मल्चिंग डालने के बाद में हम उसमें सीड लगा देते हैं, और सीड के बाद में हम अपना जो भी है उसकी देखरेख चालू कर देते हैं। नेट हाउस या पॉली हाउस में सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। कुछ एरिया में गर्मी के मौसम में बोर से पानी आने में बहुत मुश्किलें आती हैं। ऐसे एरिया में पानी स्टोर करने के लिए टैंक का निर्माण किया जा सकता है। जब पानी की समस्या हो उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसा कि आप पीछे देखेंगे उसमें वो टैंक तैयार होया। टैंक पे हमारी क्या होता है कि हेड यूनिट लगा दी जाती है, जिससे कि पानी को हम क्या होता है खेत में हमें अपने जितना पानी भेजना होता है, अगर पीछे से हमारा 100 लीटर पानी आ रहा है और हमें आगे कितना भेजना है, 50 लीटर पानी भेजना है, तो हम उस पानी को बाईपास कर देते हैं, आगे उतना ही जाता है। हम इसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, जो पानी की रिक्वायरमेंट है, एक पौधे को मिनिमम से मिनिमम एक दिन की रिक्वायरमेंट 1 लीटर पानी की होती है। ये अगर हम सुबह शाम इसको पानी को से इरिगेशन करेगा, वही हमारे लिए अच्छे बेनिफिट की बात होगी। जो हमारा आगे फिल्टर लगता है वो सबसे पहले हमारा गलेवर फिल्टर लगता है, उसके बाद में डिश फिल्टर लगता है, वो पानी को छान के आगे भेज देता है। और क्या होता है कि जो कई तरह की ड्रिप आती है, पीसी आ गई, नॉन पीसी आ गई, मैं किसान भाई से कहूँगा कि हमेशा पीसी ड्रिप लगाए। पीसी ड्रिप का मतलब होता है एक पौधे से लेके लास्ट पौधे तक का भी उतना ही पानी मिलता है, उतना ही खाद मिलता है। अब आ जाओ इसका कि जो शेड नेट है हमारा, जो ये शेड नेट है हम इसको छांव के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा धूप आपको दिख रही है पौधे के ऊपर तो इसको कर दो। इसको क्या करना है, हमें सवेरे के टाइम हमें इसको क्या है कि इसके ऊपर छांव कर देनी है और शाम को इसको अपना खोल देना, इकट्ठा कर देना है। किसान भाइयों, आप अगर नेट हाउस में खेती का मन बना रहे हैं तो कम एरिया से इसकी शुरुआत करिए, क्योंकि इस पर अनुदान तो है ही, इसके बावजूद भी किसान पर अधिक खर्च आता है। इसलिए इसमें खेती करने से पहले तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव जरूरी है। मैं कहूँगा जो सबसे अपना स्मॉल किसान है, जिसके पास में आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, वो थोड़े से पैसे के लालच में ना जाए। सबसे पहले आप किसी से लगवाते हैं उससे पहले बूझे कि पाइप की थिकनेस कितनी है, आप मेरे पास में कौन सा वो लगा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको सभी किसान भाइयों की आप हमेशा इंसर्ट नेट यूज करो। जो ऊपर है आपका साइड में इंसर्ट नेट होना चाहिए, टॉप में इंसर्ट नेट होना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिट है। आपकी यील्ड में भी अल्ट्रावाइज किरणें प्रॉपर उससे होती है। जो
एक नेट हाउस के अंदर मैं काफ़ी बार देखा है कि कुछ किसान भाई उसमें हमेशा आ रहे हैं। अगर आपके पास में कोई लेडीज आई है, जेंट्स आई है, सबसे पहले आप उसके जो कपड़े वगैरह में झाड़ लेने चाहिए कि उसके ऊपर पता नहीं किस तरह का इंसेक्ट नेट बैठा है, वो दूर से चल के आया। अगर किसी किसान भाई के पास में एक से अधिक 2 नेट हाउस है तो एक नेट हाउस में जाने से पहले 2 मिनट बाहर रुकिए, उसके बाद में अंदर एंट्री करिए। आप जितनी स्वच्छता के साथ में, जितनी सफाई के साथ में आप अपनी पैदावार को, नेट हाउस का ध्यान रखेंगे, आपको अधिक उतना ही उत्पादन अच्छा होएगा। और सबसे पहले बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने खेत का पानी स्वयं जांच कराओ। अगर आपके खेत का पानी अच्छा है तो आप वहाँ पर उसी तरह की अपनी जो सब्जी है वो लगानी चाहिए। अब जैसा खीरा हो गया, खीरे के लिए हमने 0.5 से लेकर 0.9 तक का इसी चाहिए, उसके लिए शिमला मिर्च तक का भी यही चाहिए। और जो टमाटर है, टमाटर तक के लिए हमें इसी उसका ज़्यादा होता है। जिस पानी के अंदर खारापन ज़्यादा होगा वहाँ पर वैसी सब्जी जैसे टमाटर हो गया, मिर्च होगी, उधर इन तरह की सब्जी ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य होती है। हम 1 एकड़ के अंदर मिनिमम से मिनिमम 7 एकड़ तक की पैदावार लेते हैं और हमारा जो टोटल पर ईयर का खर्चा काट के है 7 से 8 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट है। और इसके अंदर जो हमारे किसान भाई है उनको गांव के, अगर एक किसान ने एक नेट हाउस लगाया उसमें गांव के 4 व्यक्तियों को और रोजगार प्राप्त होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इन औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वारपाठा या एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आप इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत से। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पड़ती भूमि, जिस भूमि में आप कोई भी फसल नहीं लगा सकते हैं, कृषि की कोई भी फसल, धान, अन्न कोई भी फसल नहीं उगा सकते, ऐसी भूमि में आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। और एलोवेरा की खेती करके नहीं आप बहुत अच्छी आमदनी उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छी फसल है जो बंजर ज़मीन में भी आपको लाभ दे रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई एलोवेरा की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC 111271, IC 111280, IC 111269, IC 111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाई एलोवेरा की खेती के लिए ज़मीन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खेत की जो पड़ती भूमि है उसकी गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करेंगे उसके बाद में देखना है कि कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो ऐसे जो जल भराव वाली जगह हैं उनको अपन को समतल करना है और समतल करने के बाद में फिर उसको अपन अच्छे से
1-2 बार और कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद में फिर उसमें अपन अगर 1 एकड़ की बात करें तो 10 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाएं और सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद में फिर एक जुताई करनी है, जिससे क्या होगा कि जो खाद आपने डाला था वो पूरे खेत में मिल जाएगा। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में किसान भाई एलोवेरा का जो स्लिप्स लगती हैं उनको एक अच्छी ऑथेंटिक या रजिस्टर्ड कंपनी से ही लें, उसके बाद में खेतों में रोपित करें। किसान भाई ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो बीज की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट होने चाहिए। उसके बाद में इसमें बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई 5 से 6 दिन में किसान भाई करते रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि बारिश के महीने में ये जो पौधा रहता है वो पानी के लिए बहुत सेंसिटिव रहता है, तो जल भराव की समस्या जहाँ भी खेत में दिखे वहाँ उसको निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था बनाएं, नालियाँ बनाएं, जिससे कि क्या होगा कि जल जो है वो पूरे खेत से बाहर निकल जाए और आपकी सड़न की समस्या कम से कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी फसल है जो कि पड़ती ज़मीन में बहुत आसानी से हो सकती है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एलोवेरा की जो मार्केट में कीमत है तो 4 से 5 रुपये किलो ग्रीन जो होता है, जो एलोवेरा की पत्तियाँ होती हैं वो मार्केट में बेची जा सकती हैं। और ये जो फसल है वो 2 से 3 साल तक लगातार चल सकती है इसमें, क्योंकि जो स्लिप्स हैं वो जो राइजोम्स होते हैं वो साइड से निकलते रहते हैं एलोवेरा में और ये मल्टीप्लाई होते रह सकता है, तो लगभग 2 से 3 तुड़ाई इसमें की जा सकती है। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें बाजू से जो राइजोम निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 से 1.5 रुपये बाजार में रहती है। तो ये लगा लीजिए आप 1 हेक्टेयर ज़मीन से लगभग 2,500 से 3,000 सकर्स निकाले जा सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में फिर रिप्लिकेट होते रहते हैं। तो ऐसे करके नहीं, आप साल भर में लगभग 10 से 15,000 रुपये के शक्कर बहुत आसानी से बेच सकते हैं। तो एलोवेरा एक ऐसी फसल है जो कि पड़ती भूमि पर बहुत आसानी से उग सकती। जो भूमि किसी भी फसल के लिए योग्य नहीं है, उस भूमि पे आप ये एलोवेरा लगा के नहीं बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर, जिला औरंगाबाद के कृषक रजनीश कुमार ने। ये करेले की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रजनीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे किसान भाइयों ने जो फसल करेले की लगाई थी, कौन कौन से कीट उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वह है वाइट फ्लाई व दूसरा है एफिड। जो वाइट फ्लाई है, नाम से ही जाहिर होता है, वाइट फ्लाई मतलब सफ़ेद मक्खी है। यह जो हमारे पौधे के कोमल हिस्से हैं, जैसे कि पत्ती हो गई, तने हो गए, फल हो गए, उनसे रस चूसती है, जिससे कि वह सूखने लगते हैं या जो फलों का आकार जो है वो छोटा रह जाता है।
इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है ये एक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ये जो हमारा वायरस है मोज़ेक वायरस, जो पौधे मोज़ेक वायरस से ग्रसित होते हैं उनसे रस चूसकर या दूसरे जब पौधों पे जाकर रस चूसता है तो उससे ये वायरस एक पौधे से दूसरी पौधे तक फैल जाता है। तो यदि आप ऐसे पौधों को देखते हैं तो उनको आप उखाड़कर आप अपने खेतों से दूर ले जाकर उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके जो कंट्रोल के लिए या इससे बचाव के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो पीले रंग के गत्ते जिसमें चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है। चूँकि वाइट फ्लाई जो है वो येलो रंग की ओर आकर्षित होती है या पीले रंग की ओर आकर्षित होती है तो वह जाके इससे चिपक जाती है, जिससे हम इसकी जो आबादी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। या फिर हम नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हम केमिकल का अगर देखा जाए तो इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 ml की मात्रा को हम 3 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। देखते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आप वहाँ पर उपस्थित विषय विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।